तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। पिछले कई दिनों से बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी, बहुत सारे मेल थे, ख़ासतौर पर वैक्सीनेशन को लेकर। जब से मैंने ये बताया कि वैक्सीन लेना ज़रूरी है, या फिर मैंने ये भी कहा था कि मैं खुद ले चुका हूँ, उसको लेकर बहुत सारी गलतफहमियाँ भी थी। तो अब तक हिंदुस्तान में जो वैक्सीन थे, ये वैक्सीन कितने कारगर हुए हैं अलग अलग रिपोर्ट्स के हिसाब से, और अब कितने तरह की वैक्सीन आ गई हिंदुस्तान में, कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, बाकी वैक्सीन एक दूसरे से अलग कैसे हैं, मैं कोशिश करूंगा आज की कहानी में आपके सामने सारी चीज़ों को रखने की। पर रखूं उससे पहले एक कहानी सुना देता हूं। एक जाने माने साइंस जर्नलिस्ट हैं, विज्ञान के ऊपर उनकी रिपोर्टिंग सभी जानते हैं। इनका नाम है पल्लव बागला। पल्लव बागला जी ने वैक्सीन लिया और कोरोना के वैक्सीन के उन्होंने दोनों डोज लिए। दोनों डोज लेने के बावजूद एक दिन उन्हें अचानक बुखार आया। बुखार आने के बाद उनके सिम्टम्स ऐसे थे कि उन्हें लगा कि ये कोरोना है। डॉक्टर से संपर्क किया। इसके बाद जब 3-4 दिन तक बुखार नहीं उतरा, और वो इस मामले में भी थे कि वैक्सीन लगा चुके हैं और तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी भी नहीं थी, नॉर्मल था सब कुछ, लेकिन बुखार नहीं उतर रहा था। करीब 6-7 दिन तक जब बुखार नहीं उतरा, तब उन्होंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने कहा कि आप एडमिट हो जाइए। तो पल्लव बागला जो हैं वो डॉक्टर के कहने पे अस्पताल में एडमिट हो गए। अस्पताल में एडमिट होने के बाद, अच्छा मैं बताऊं कि ये पल्लव बागला साहब की उम्र करीब 58 साल है, 58 ईयर्स। तो अस्पताल गए, उसके बाद डॉक्टरों ने उनका ब्लड टेस्ट किया, बाकी सारे टेस्ट हुए और उनको एस्ट्रॉइड्स भी दिया। अब बल्लभ साहब के साथ सिर्फ एक चीज़ थी कि वो डायबिटीज़ के पेशेंट थे और उनका शुगर लेवल जो लेवल है वो बढ़ रहा था, और लेकिन उन्हें इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं थी। उनका ऑक्सीजन लेवल भी कभी नीचे नहीं गिरा, जबकि उनको बुखार था और लगातार वो अस्पताल में थे, 7-8 दिन तक बुखार रहा। तो उनको और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही थी। बस चूँकि शुगर के पेशेंट थे तो शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा था, लेकिन ऑक्सीजन लेवल और बाकी चीज़ें ठीक थी, सांस लेने में कोई दिक्कत भी नहीं आ रही थी। इसके बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया अस्पताल से। लेकिन जब डिस्चार्ज किया गया तब उससे पहले उनका सीटी स्कैन हुआ और फेफड़ों का जो उनका रिएक्शन था, जो फेफड़े पे, चूँकि कोरोना ज़्यादातर लंग्स के ऊपर असर डालता है, तो वो उसकी रिपोर्ट आई और उसमें साफ चीज़ दिख रहा था कि सफ़ेद सफ़ेद उसके ऊपर थक्के थे। और डॉक्टरों ने, चूँकि ये एक हेल्थ जर्नलिस्ट, मेडिकल जर्नलिस्ट और साइंस के भी जर्नलिस्ट, तो काफ़ी कुछ जानकारी रखते थे, तो डॉक्टर भी जानने वाले थे। तो उन्होंने उनकी जो फेफड़ों का स्कैन कराया, उसकी स्कैन की कॉपी और वो रिपोर्ट उनको दिखाई। इसके बाद वो वहाँ से डिस्चार्ज हो जाते हैं, घर आ जाते हैं और बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब वो रिपोर्ट देखी तो उसी डॉक्टर ने उन्हें उन्हीं के एक और उम्र की शख्स की सेम फेफड़ों के स्कैन की रिपोर्ट दिखाई। मतलब जो पल्लव साहब का था और एक और पेशेंट जिसकी उम्र भी 58-59 साल थी, और इनकी भी उम्र 58-59 साल, उसे भी कोरोना था, इन्हें भी कोरोना था। फ़र्क सिर्फ एक था, जो दूसरा पेशेंट था जो 58-59 साल का, उसने वैक्सीन नहीं लिया था, न पहला डोज न दूसरा डोज। पल्लव साहब ने दोनों वैक्सीन के डोज ले रखे थे, तो उनके दोनों डोज पूरे हो गए थे। तो बाद में डॉक्टर ने उन्हें बताया, और फिर उन्होंने खुद बताया कि उसमें जब देखा उन दोनों के रिपोर्ट को, फेफड़ों के, तो उससे ये पता चला कि अगर ये वैक्सीन न लेते दोनों डोज पल्लव साहब, तो उन्होंने कहा कि फिर वो शायद वेंटिलेटर पर होते, और ये खुद डॉक्टर ने बताया जिस तरीके का उनको इन्फेक्शन था। लेकिन वैक्सीन की दोनों डोज लेने का असर ये हुआ कि उसका कोई बहुत गहरा और बड़ा असर नहीं हुआ, और एक दूसरा पेशेंट जिसने नहीं लिया था वो वेंटिलेटर पर था और सेम लगभग इन्फेक्शन इनके साथ था, लेकिन ये वेंटिलेटर पर नहीं थे बल्कि हॉस्पिटल से घर आ गए और बिल्कुल ठीक हो गए। ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि वैक्सीन को लेके जो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब लगभग एक रिपोर्ट क्लियर हो चुकी है, और वो ये है कि वैक्सीन का दोनों डोज जिन लोगों ने ले लिया, एक तरह से उन्होंने अमृत ले लिया, और कम से कम कोरोना जब होगा तो वो गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ेंगे।
शायद उन्हें आईसीयू बेड या वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फ़र्क है और ये कमाल है कोरोना के इस वैक्सीन का। अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद भी पॉजिटिव हुए, और उसमें मेडिकल स्टाफ की एक बहुत बड़ी तादाद है, डॉक्टरों की, नर्स की, क्योंकि सबसे पहले इन लोगों को भी दिया गया था। लेकिन इनमें से ज़्यादातर, बल्कि 99.9% लोगों को बहुत मामूली कोरोना का असर हुआ और ये सब के सब ठीक हो गए। अमेरिका ने एक स्टडी किया जिसमें 95 लाख लोगों को जो वैक्सीन लगाया गया था, उन 95 लाख लोगों के ऊपर एक पूरा रिसर्च हुआ। उसमें से पाया कि जब उनमें से करीब 9,000 ऐसे लोग थे जिनको माइल्ड बाद में कोरोना हुआ और वो सब ठीक हो गए, जबकि सेम उन्हीं के एज ग्रुप के और उन्हीं की तरह की जो बाकी चीज़ें थी, कोरोना का असर था, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया था उन पे वो ज़्यादा बुरा असर किया और उनकी हालत सीरियस हो गई थी। तो ये रही है वैक्सीन की एक, आपको मैंने कहा कि केस स्टडी बता देता हूँ। जैसे इन जर्नलिस्ट की बताई, वो खुद कह रहे हैं कि अगर मैंने वैक्सीन ना लिया होता तो शायद वेंटिलेटर पर होता। अब आते हैं बात वैक्सीन के ऊपर और वैक्सीन को लेकर जो तमाम बातें हो रही हैं। भारत में अब तक 2 ही वैक्सीन थी जो हम सब लगा रहे थे, जिसकी शुरुआत हुई थी, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन। अब तीसरी वैक्सीन भारत में आ चुकी है और ये स्पुतनिक रशियन वैक्सीन, जिसे भारत सरकार ने मंजूरी दी। इसकी पहली खेप आ चुकी है, बल्कि दूसरी खेप भी आ चुकी है। अब ये तीनों वैक्सीन क्या हैं, कैसे हैं, अलग कैसे हैं, ये मैं आपको कोशिश करूंगा पूरी जो रिपोर्ट लेकर आया हूं वो बताने की। ये जो स्पुतनिक वैक्सीन है, ये आपको बताया रशिया का है। अब हमारे यहाँ जो अब तक 2 वैक्सीन जो लगाई जा रही थी, उसमें एक वैक्सीन थी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड। तो कोविशील्ड ये वैक्सीन जानी मानी फार्मा कंपनी जो है एस्ट्राजेनेका, और ऑक्सफोर्ड में बाकायदा रिसर्च हुआ, इसमें बहुत सारे अपने इंडियन ब्रेन भी थे। इन सब की रिपोर्ट और इसकी पूरी टेस्टिंग के बाद कोविशील्ड है। तो कोविशील्ड हमारे यहाँ की एक वैक्सीन। दूसरी वैक्सीन जो थी, और कोविशील्ड की जो वैक्सीन आई हमारे यहाँ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड फिर एस्ट्राजेनेका जो आपको बताया, उनके साथ भारत की कंपनी जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसने टाई अप किया और फिर उसने कोविशील्ड को भारत में बनाने की तैयारी शुरू की। तो कोविशील्ड कायदे से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की खोज है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसके डोज तैयार कर रही है भारत के अंदर। दूसरी तरफ जो कोवैक्सीन है वो भी भारत में बन रहा है और इसकी भी सारी डोज भारत के अंदर तैयार हो रही है। और तीसरा जो है स्पुतनिक, ये रशियन वैक्सीन है जिसे भारत सरकार ने अब मंजूरी दी है, और अब तक भारत में करीब 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं, लेकिन वो सारे जो हैं कोविशील्ड हैं या कोवैक्सीन हैं। स्पुतनिक अब शुरुआत हो रही है, हालांकि इसकी रेट भी आ रहे हैं कि शायद 1,000 रुपये लगेगा, और इसके बाद तेज़ी के साथ हिंदुस्तान में इसका प्रोडक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 अलग अलग कंपनियाँ हैं जिसको प्रोडक्शन के लिए समझौता हुआ है। तो अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ स्पुतनिक जो रशियन है उसका भी प्रोडक्शन भारत में होगा, और इसके प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन बनाने में तेज़ी आएगी, और इस तेज़ी के ज़रिए कोरोना के ऊपर एक तरह से जंग जीत सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले स्पुतनिक की बात करते हैं। जो मॉस्को का गेमालिया इंस्टीट्यूट, तो गेमालिया इंस्टीट्यूट ने इस स्पुतनिक के ऊपर काम किया, रिसर्च किया और इसे बनाया, और इसके बनाने का दावा बहुत पहले कर लिया गया था, लेकिन इसकी टेस्टिंग के फाइनल रिपोर्ट्स नहीं आए थे। तो शुरू में बिना टेस्टिंग के फाइनल रिपोर्ट आने के बावजूद रशिया ने ये डिक्लेयर कर दिया कि स्पुतनिक बहुत कारगर है, कोरोना है, और उस वक्त कोरोना की महामारी थी, दुनिया में लोग इंतज़ार कर रहे थे वैक्सीन आए। तो उसको लेके हुआ कि रशिया जल्दबाजी कर रहा है और इस तरीके से नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में जब उसकी टेस्टिंग हुई तो पता चला, खुद साइंटिस्ट ने और बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने माना कि वाकई स्पुतनिक काफ़ी कारगर है और काम का है। और इसके बाद फिर खैर धीरे धीरे इसकी पूरी टेस्टिंग हुई। इस वैक्सीन को बनाने के लिए बाकायदा जो स्पुतनिक है, कोरोना के वायरस का इस्तेमाल किया गया था, और जो रिपोर्ट है वो ये है कि कोरोना के वायरस के जो छोटे अंश हैं उसको शरीर में डालने के लिए सारे तरीके अपनाए गए, और सर्दी में जो वायरस आता है उस वायरस के साथ कोरोना के वायरस को मिलाकर
ये डोज तैयार किया गया ताकि वो इंसान के शरीर में डाला जा सके और वो इम्यूनिटी पावर को डेवलप करे और ये वायरस कोरोना के बाकी वायरस से लड़ाई लड़े और उस लड़ाई में जीत हासिल करे। लेकिन इस बात का ख्याल रखा गया कि इस वैक्सीन के जाने के बाद, चूँकि इसको कोरोना के वायरस के साथ मिलाकर बनाया गया, इंसानी शरीर या जिस्म को कोई ख़तरा ना हो, मालूम है कि ये वायरस उल्टा असर ना कर दे, तो इसकी पूरी एहतियात बरती गई और उसके बाद ये डोज तैयार हुआ और फिर इसको लोगों पर आजमाया गया और इसकी रिपोर्ट कहते हैं कि पूरी दुनिया में लगभग हर एक ने इसको माना कि अच्छी है। और दूसरी बड़ी बात थी, जो स्पुतनिक का नाम इसलिए भी फैला क्योंकि कहा गया कि 92% ये कारगर है। हालांकि दुनिया की कोई भी वैक्सीन, चाहे आप जितने भी, आप पोलियो की बात करें, आप जितने भी अभी तक है, टीबी की बात करें, और भी सारे आते हैं, कहते हैं 100% कोई कारगर नहीं होता। लेकिन अगर 90% या उससे ऊपर रेशो है तो इसका मतलब है ठीक है, 2, 4, 8% ऊपर नीचे होता है, लेकिन अगर 90% ऊपर है तो इसका मतलब है लड़ने की मादा है उसमें और वो असर कर सकता है। तो स्पुतनिक के बारे में है कि 92% कारगर है। स्पुतनिक के मशहूर होने की एक वजह और भी है, और वो ये है कि जैसे कुछ अमेरिका और ब्रिटेन में है, उनको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको रखने की ज़रूरत होती है, स्टोर करने की ज़रूरत होती है, बड़ा मुश्किल होता है ख़ासतौर पर गर्म देशों में, भारत जैसे देशों में भी। लेकिन स्पुतनिक को सिर्फ आप 2 से 8 डिग्री, ये बड़ा नॉर्मल है, तो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आप बहुत बड़े पैमाने पे भी इस डिग्री को इस में रखने में कोई अड़चन नहीं आएगी किसी भी देश में, चाहे वो गरीब हो, और फिर आप इसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो स्पुतनिक 92% कारगर। तो स्पुतनिक को स्टोर करना आसान, इसकी ढुलाई यानी कि ट्रांसपोर्टेशन आसान, और सबसे बड़ी बात, दुनिया भर के 60 देशों ने, 60 कंट्रीज़ ने स्पुतनिक को मान्यता दी है अपने यहाँ लोगों को इसका टीका लगाने की। तो 60 देशों में स्पुतनिक की मान्यता है, तो इसका मतलब है ये बड़ी एक तादाद होती है। भारत ने इसीलिए अब स्पुतनिक के साथ एक समझौता किया, जो मैंने आपको शुरू में कहा, वो हमारा तीसरा टीका होगा। फिलहाल पहले इसमें कहा गया कि लगभग 75 करोड़ डोज का एग्रीमेंट हुआ है स्पुतनिक के साथ, और ये 75 करोड़ डोज हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के अंदर ही इसका प्रोडक्शन होगा, बनाए जाएंगे। और भारत में इसके लिए डॉक्टर रेड्डीज़ लैब और ग्लैंड फार्मा समेत कुल 5 कंपनियों को ये काम दिया गया है कि वो स्पुतनिक के डोज तैयार करें। तो कुल 5 कंपनियां हैं, 75 करोड़ डोज हैं, और पहली खेप आ चुकी है, बाकी सारी चीज़ें अब चल रही हैं। स्पुतनिक के बारे में एक और भी चीज़ है कि बाकी जो कोविशील्ड है या फिर कोवैक्सीन है, इसकी पहली और दूसरी डोज और स्पुतनिक के पहले और दूसरे डोज में ये कहते हैं कि फ़र्क है, क्योंकि वो पहले डोज में जो यूज़ करता है स्पुतनिक में, वो दूसरे डोज उससे थोड़ा सा अलग है उनका अपना, जो भी उन्होंने बनाया। और दूसरी बात ये भी है कि पहली खुराक और दूसरी खुराक के बीच में स्पुतनिक में सिर्फ 21 दिन का टाइम है, मतलब आपने पहली खुराक लगाई, उसके बाद 21वें दिन आप दूसरी डोज ले सकते हैं। और इनका यह है कि दूसरा डोज पहले डोज से थोड़ा डिफरेंट इसलिए है ताकि इम्यूनिटी पावर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेहतर हो सके और शरीर के अंदर ताकत हो कोरोना को झेलने की। तो ये उनका है। जबकि जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है उसमें दोनों डोज सिमिलर हैं, और इनके लगाने का भी जो है वो टाइम अब अलग अलग है। पहले ये था 4 हफ्ते, अब हो गया करीब 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, अलग अलग अब चीज़ें आ रही हैं। लेकिन शुरुआत में स्पुतनिक को लेके एक जो विवाद हुआ था वो यही हुआ था कि बिना फाइनल रिज़ल्ट आए हुए, बिना टेस्टिंग के फाइनल रिपोर्ट आए हुए इसको मंजूरी दे दी गई थी, जिसकी वजह से लोग नाराज़ भी थे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर उंगली उठाई थी कि शायद रशिया जल्दबाजी कर रहा है। लेकिन फिर बाद में जब टेस्टिंग हुई और इसके नतीजे आने शुरू हुए स्पुतनिक के, और 60 देशों ने इसके साथ डील किया, मंगाया, तो उसके बाद स्पुतनिक वैक्सीन को लेकर एक नज़रिया बदला और कहा गया कि एक अच्छा वैक्सीन है। अब आते हैं हम अपने देश में। स्पुतनिक तो चूँकि रशियन है, जो हमारे अपने देश के 2 बनाए हुए। कोविशील्ड की सबसे पहले बात करते हैं। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, जो मैंने आपको बताया कि ये सबसे बड़ी दुनिया की जो वैक्सीन का हिंदुस्तान में इस्तेमाल होता है क्योंकि हमारी आबादी के हिसाब से, तो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया,
इसने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के इस डोज, इस वैक्सीन का भारत में प्रोडक्शन शुरू किया और फिलहाल कहते हैं कि भारत सीरम इंस्टीट्यूट करीब हर महीने 7 करोड़ या 8 करोड़ के करीब डोज तैयार कर रही है। हालांकि हमारी आबादी 1.25 अरब से ज़्यादा है। अब इसमें क्या किया गया था, जो रिपोर्ट है वो ये है कि इस टीके का विकास चिंपांजी में जो सर्दी पैदा करने वाला सामान्य वायरस जो चिंपांजी के अंदर होता है उसको कमज़ोर जो करने का तरीका है, जो चीज़ें हैं, वो इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसे कोरोना वायरस जैसा लगने के लिए बनाया गया है। हालांकि जब इसे शरीर में डाला जाता है तो इससे कोई बीमारी नहीं होती है और इम्यून सिस्टम यानी एंटीबॉडी बनाने में ये काफ़ी कारगर होती है। तो जब भी कोरोना किसी शरीर पर हमला करता है तो एंटीबॉडी बनकर ये उसको एक तरह से मात देती है। कोविशील्ड का जैसे मैंने बताया कि 4 हफ्ते से 12 हफ्ते, पहले ये था कि 4 हफ्ते के बाद आप लगा सकते हैं। मैंने भी जो लगाया था वो 8वां हफ्ता था, 7th to 8th वीक। लेकिन अब ये है कि 8 हफ्ते से पहले आपको दूसरी डोज नहीं मिलेगी, बल्कि अब तो ये भी है कि शायद 3 महीना कर दिया जाए पहले और दूसरे डोज के बीच में फ़र्क में। हालांकि इसको लेके 2 चीज़ें हैं। एक बात ये आ रही है कि डोज के बीच में अगर ज़्यादा गैप रहता है तो वो ज़्यादा कारगर होता है, इम्यूनिटी पावर ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन एक दूसरी रिपोर्ट ये भी है कि जो हमारे यहाँ अचानक वैक्सीन की कमी पड़ गई और उसकी वजह ये थी कि सरकार ने जो वैक्सीनेशन का काम शुरू किया तो पहले था मेडिकल और बाकी जो कोरोना वैरियर्स हैं उनके लिए, फिर 65 प्लस, 55 प्लस, 45, 18 ईयर प्लस वाले का अभी कुछ नहीं था प्रोग्राम। लेकिन जिस तरीके से कोरोना अप्रैल में बढ़ा उसके बाद ये हुआ कि सबसे ज़्यादा जो असर हो रहा वो 35 से 45 साल के लोगों पे। तो इसीलिए सरकार ने फिर फैसला किया आनन फानन में कि 18 साल वाले से ऊपर को भी अब कोरोना की वैक्सीन दी जाए। लेकिन वैक्सीन थी नहीं इतनी, तो क्या किया जाए, और बनाने में वक्त लगता है। तो शायद कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डोज का जो टाइम है बढ़ाने का 4 से 8 हफ्ता, 12 हफ्ता, वो इस कमी को दूरी करने के लिए, ताकि उतने दिन में ये डोज तैयार हो जाए, बन जाए, सारे लोगों तक पहुँचे। वरना लोग परेशान हो जाएंगे कि मैंने पहला डोज तो ले लिया, अब मुझे 8 हफ्ते के बाद दूसरा डोज लेना है, लेकिन वैक्सीन तो है नहीं, तो मैं क्या करूं, मेरा पहला डोज बेकार ना हो जाए। ऐसे बहुत सारे सवाल थे, जिसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें हुई। अब जो कोविशील्ड है, जैसे मैंने आपको बताया, स्पुतनिक करीब 92% कारगर होने की बात की गई है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की बनाई हुई ये कोविशील्ड, जिसको भारत सीरम इंस्टीट्यूट भारत में बना रहा है और इसका इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल भी हो चुका। इंडिया में आपको ये भी बता दूं कि सबसे पहले जितने मेडिकल स्टाफ थे उन सब ने कोविशील्ड ही लगाई थी, क्योंकि सारी टेस्टिंग रिपोर्ट तब तक आ चुकी थी और कहते हैं कि ये 90% कारगर है। तो स्पुतनिक का है 92% रेटिंग, कोविशील्ड के बारे में ये जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है वो 90%। और इसीलिए कोविशील्ड, चूँकि उसकी ट्रायल सब पूरी हो चुकी थी, तो सबसे पहले इसको ज़्यादा ध्यान दिया गया कि कोविशील्ड लगाओ। हालांकि इसमें एक और चीज़ भी है, एक रिपोर्ट ये भी आई है कि कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच में भी इसका असर देखा गया। अगर आपने पहला डोज लगाया और पहली खुराक के बाद टीके का असर करीब 70% है, मतलब आपने सिर्फ पहला डोज दिया है तो आपका 70% ये कारगर है। लेकिन जैसे ही आप दोनों डोज लेते हैं तो ये 90% हो जाता है। तो पहले ये था 68, 70, 72 अलग अलग कोविशील्ड और कोवैक्सीन के, लेकिन अब एक रिपोर्ट ये आई कि पहले डोज के बाद इसका असर होता है 70%, आपकी इम्यूनिटी पावर और बाकी चीज़ें। और जैसे ही सेकेंड डोज आपका कंप्लीट हो जाता है और सेकेंड डोज के 15 दिन के बाद पूरी तरह से लगभग इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो वो 90% कारगर हो जाता है। स्पुतनिक 92% है। हालांकि इसको लगाने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे गए हैं, बुखार, खांसी, कपकपी, थकान, लेकिन वो 36 से 48 घंटे तक होता है और उसके बाद ठीक हो जाता है। तो और इसका इस्तेमाल सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अर्जेंटीना, फ़िलिस्तीन, वेनेजुएला, हंगरी, यूएई, ईरान, 60 देशों में ये भी किया जा रहा लगभग। अब कोवैक्सीन क्या है? कोवैक्सीन दरअसल पहला आपको बताया था कि कैसे अलग अलग सब बनाने का जो तरीका है। कोवैक्सीन भारत में बना हुआ अपना वैक्सीन है, इसको मरे हुए कोरोना वायरस से बनाया गया है। स्पुतनिक
जिंदा कोरोना वायरस से बनाया गया है, कोवैक्सीन मरे हुए कोरोना वायरस से बनाया गया। उसको लेके भी बहुत सारी चीज़ें थी स्पुतनिक को लेकर शुरू में कि जिंदा वायरस ज़्यादा खतरनाक ये वो, लेकिन उसके साथ जो चीज़ें बनाई गई उसमें यह था कि इंसानी शरीर पर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन कोवैक्सीन को मरे हुए कोरोना वायरस के साथ तैयार किया गया और इसे बनाया भारत बायोटेक ने। नेशनल बाकायदा इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वहाँ पर रिसर्च हुआ, सब कुछ हुआ और भारत बायोटेक ने इस टीके को बनाया। कोवैक्सीन के बारे में शुरुआत में ये था कि कोविशील्ड था और कोवैक्सीन क्यों नहीं, तो कोवैक्सीन के कुछ टेस्टिंग रिपोर्ट्स आने बाकी थे और वो आए नहीं थे। तो यहाँ पे मेडिकल स्टाफ और बाकी बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जिस चीज़ का भी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, कितना कारगर है, सही है नहीं, तो उसको लगाने का कोई मतलब नहीं है। सेम जो स्पुतनिक के साथ हुआ था कि उसकी कई टेस्टिंग रिपोर्ट आनी बाकी थी, लेकिन रशिया ने डिक्लेयर कर दिया कि स्पुतनिक सक्सेसफुल है। कोवैक्सीन के साथ यही हुआ था और इसीलिए उस वक्त बहुत सारे लोग कोवैक्सीन लगाने से हिचक रहे थे, क्योंकि कोविशील्ड के सारी टेस्टिंग रिपोर्ट आ चुकी थी, कोवैक्सीन की नहीं आई थी। लेकिन फिर बाद में कोवैक्सीन की पूरी फाइनल रिपोर्ट आई और कहा गया कि ये भी कारगर है। कोवैक्सीन को फिर लगाने के पीछे और जो लोगों ने लगाना शुरू किया उसकी एक और भी वजह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहला डोज लिया था वो कोवैक्सीन था। तो जो बहुत सारे डॉक्टर और मेडिकल से जुड़े हुए लोग, उनका कहना है कि उसका भी असर हुआ, तो फिर लोगों ने कोवैक्सीन लगाना शुरू किया। हालांकि शुरुआत में जब ट्रायल बेस पे था कोवैक्सीन, तब कहा गया था इसके बल्कि तीसरे फेज़ में, तीसरे चरण में, कि करीब 81% 81% कारगर है कोरोना से लड़ने में। लेकिन उसके बाद इसका रेट बढ़ा और अब ये भी करीब 90 के आसपास है जो माना जा रहा है। भारत बायोटेक कोवैक्सीन के करीब 70 करोड़ डोज बना रहा है अलग अलग जगहों पे और कहते हैं कि इस साल के आखिर तक 70 करोड़ डोज तैयार हो जाएगा। तो ये तो हुई 3 वैक्सीन की बात, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक। इसके अलावा कोरोना के ही कुछ और टीकों पे भी इसी देश में काम चल रहा है और वो बनने के लिए और बाकी चीज़ों की उस पर लगभग कगार पर है और इसके कई ट्रायल अब तक कई फेजेज़ में हो चुके हैं और सक्सेसफुल हो चुके हैं। इनमें से एक है ज़ाइकोव-डी। इसे अहमदाबाद की जाइडस कैडिला कंपनी बना रही है। ये एक वैक्सीन है, लेकिन अभी फाइनल ये मार्केट में नहीं आया क्योंकि अप्रूवल नहीं मिला। हैदराबाद की बायोलॉजिकल अमेरिका की डायनावैक्स और बायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के मदद से एक वैक्सीन बना रही है जिस पे भी काम चल रहा है। HGCO19 ये पुणे की जेनेवा और अमेरिका के जो बायोटेक कॉरपोरेशन है उनकी मदद से ये टीका तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा भारत बायोटेक नाक से ली जाने वाली भी एक वैक्सीन पे काम कर रही है। अभी तक तो आपको इंजेक्शन के थ्रू दिया जा रहा है, लेकिन नाक के ज़रिए भी कोरोना का जो वैक्सीन है वो दिया जा सकता है। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक और अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर भी एक और वैक्सीन पर काम कर रही है। अब जो भारत के 2 वैक्सीन, आपको स्पुतनिक का तो बताया कि करीब 60 देशों में मंजूरी दे दी है और वो खरीद भी रहे हैं रशिया से। जो अपनी कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, इसको भी भारत के बाहर कई देशों ने मांगा और दिया गया है। इनमें लैटिन अमेरिका है, एशिया है, अफ्रीका है और कैरिबिया के करीब 86 देश। और अब तक कहते हैं कि भारत ने 9 से 10 करोड़ डोज इन देशों को सप्लाई भी किया और ये सप्लाई मार्च से पहले काफ़ी हद तक हो रहा था, लेकिन अप्रैल में जब अपने यहाँ तेज़ी से बढ़ा, फिर इन चीज़ों के लिए इवन कनाडा, ब्राज़ील और मैक्सिको यहाँ भी भेजा गया। लेकिन जब भारत में केसेस बढ़े अभी अप्रैल में, तो फिर इस पर रोक लगा दी गई और अब कहीं पे भी एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। और अब कोशिश यही है कि भारत में जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन का काम हो, लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा वैक्सीन लगाएंगे, लोगों के अंदर हार्ड इम्यूनिटी उतनी डेवलप होगी। हार्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा लोगों के अंदर ये होगा, कोरोना को उतना वार करने का कम मौका मिलेगा, क्योंकि वो जिधर जाएगा देखेगा कि यार ये तो ताकतवर लोग हैं, तो वो भाग जाएगा। जिनके पास वैक्सीनेशन नहीं है, जिन्होंने नहीं लगाया, वो कमज़ोर लोग होंगे, उनके पर आसानी से हमला कर सकता है। दुनिया में अभी अमेरिका पहला देश है जिसने सबसे ज़्यादा अपने लोगों को वैक्सीनेट किया है। पहला डोज वहाँ 45% से ज़्यादा लोगों को लग चुका है, दूसरा डोज भी 25% से ज़्यादा लोगों को लग चुका है। अपने यहाँ भी रेशो शायद 1-2% है।
बल्कि 2% भी नहीं है। तो जितनी जल्दी हम लोग लगाएंगे उतनी ही जल्दी हम बचेंगे। एक और बड़ी खबर और अच्छी भी खबर है कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक ऐलान किया, और बाकायदा उन्होंने अपना मास्क हटाकर ऐलान किया कि जिन लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए वो अब मास्क न पहने, उनके लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो सेफ़ है। हालांकि साथ में ये भी कहा कि अगर आप बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहों पे फिर जाते हैं तो वहाँ ज़रूर पहन लें, लेकिन अगर आपने दोनों डोज ले लिया है तो मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के ऊपर भी वहाँ वैक्सीनेशन का ट्रायल शुरू हो गया है और वहाँ पे ये सुझाव दिया गया कि अब बच्चों के स्कूल भी खोल दिए जाएँ, कॉलेज भी लगभग सब खुलने जा रहे हैं। तो ये सारा कमाल वैक्सीनेशन का है। 45% आबादी, एक बड़ी, जितनी बड़ी आबादी को आप वैक्सीनेट करेंगे हर्ड इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा होगी और कोरोना का असर उतना कम होगा। ये एक बेहतर और सबसे बेहतर उपाय है। तो अमेरिका इसी रास्ते पर है। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा अपने लोगों को अब तक वैक्सीनेट कर लिया है। यही चीज़ हम जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी हम कोरोना को हरा पाएंगे। तो मेरी जितनी समझ थी, जितना रिसर्च किया था, जितनी रिपोर्ट मिली, दीपक ने भी इसमें काफ़ी मदद की, तो वो आपके सामने इन तीनों वैक्सीन के बारे में रखा। आज इतना ही, कल संडे है, दुआ यही कि सब कुछ ठीक रहे, कूल रहे। वैसे भी आप ज़्यादातर लोग घर पे हैं आजकल लॉकडाउन की वजह से, तो घर पे ही रहूँ, मैं भी रहूँ, आप भी रहें, सुरक्षित रहें, महफूज रहें। मंडे मुलाकात होगी आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं ख़त्म करूं, एक दो कुछ ज़रूरी मेल था तो मैंने कहा कि आपसे शेयर ज़रूर करूं। एक हेमा सिंह हैं, केविन बेरोट हैं, इन्होंने एक कहानी बताई थी। इसके अलावा सतीश कारेदर हैं, और जो मैं मेल ढूंढ रहा हूं, एक तक्षिका जी हैं। इन्होंने कई बार ये मेल लिखा, इसीलिए ज़रूरी था कि इस माहौल में कम से कम दूसरों को खुशियां देना चाहिए। 15 मई यानी कि आज की तारीख़ है, इनकी बेटी गुड़िया का बर्थडे है, 9 साल की गुड़िया है। तो बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। हमेशा अच्छा रखे ऊपर वाला, खुश रखे, सेहत दे, और आप सभी अच्छे रहें, मैं तो यही कहता हूँ। तो बहुत बहुत बधाई। सतीश करेकर ने ये पूछ रहे त्रिपुरा डीएम केस का क्या हुआ, तो वो फ़िलहाल अभी हटे हुए हैं, किसी पोस्ट पर नहीं है। इंक्वायरी हो गई है, उसकी रिपोर्ट क्या है ये मैं ज़रूर आपको पता करके बताऊंगा। नईम आज़मी हैं, और अपूर्वा श्रीवास्तव ने एक कहानी की फरमाइश की है। अभिनव लोखंडे हैं, किरण तिवारी हैं, विनय कुमार हैं, कमल रौत्रे हैं, अक्षय प्रसाद हैं, शिवम सिंह हैं, ऋषि चौधरी हैं, सूरज मित्रा हैं, नीरज कश्यप हैं, शकुंतला माधवानी हैं, और इन्होंने अच्छा खासा एक मेल लिखा है शकुंतला जी ने, थैंक यू वेरी मच शकुंतला जी। राशिद अल बलूशी हैं, भवानी रावत हैं, इसके अलावा मोहम्मद सियाल हैं, ये पाकिस्तान से हैं, क्राइम तक फैमिली मेंबर। अभिषेक शर्मा हैं, सनी गुज्जर, राजेश मोहपात्रा, संजय मौर्य, भौविक मिथारवल, पंकज देवकर, रविंदर सिंह, भारत शर्मा, सुलेमान प्रप्तनी, अब्दुल मोहम्मद, स्वास्तिक तवाते, एस ब्रॉड, चंदन कुमार, कमलेश हिंदुस्तानी, प्रतीक झा, फरहा खान, सौरा मिनारिया, कुमार प्रभात, छोटू तिवारी, ज्योतिर्मय, मोहम्मद आज़म, सोनोवर खान, मयूर ठोले, राम प्रताप वर्मा, श्रीज दीक्षित। तो कई आप लोगों की कहानियों की भी लिस्ट है, उसको भी बारी बारी से ध्यान रखेंगे और जैसी बारी आएगी ज़रूर सुनाऊंगा। तो आज इतना ही, मंडे को मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।